तो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें हमने फ्रॉड का मीनिंग डिस्कस किया था कि फ्रॉड क्या होता है और हाउ फ्रॉड इज़ डिफरेंट फ्रॉम एरर्स। ओके, ये डिस्कशन हमने किया था कि फ्रॉड और एरर में क्या डिफरेंस होता है। इसी के साथ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स। ओके, जैसे कि मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। इन पर हमारा डिस्कशन जो था वो शुरू था। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ कैश मीन्स थेफ्ट ऑफ कैश, इस पर हमारा डिस्कशन हो चुका था। मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स पर भी हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में भी हाफ पार्ट जो था वो हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका था। मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स क्या होता है? ओके, मैनिपुलेशन मीन्स चेंजिंग। ओके, मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेट का मतलब होता है चेंज करना। मैनिपुलेट करना मतलब चेंज करना। ओके, किसी भी चीज को अनऑथराइज तरीके से चेंज करना, इसे हम कहते हैं उसे मैनिपुलेट करना। तो मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में होता क्या है? ओके, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स में होता क्या है कि आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है, ओके, आपकी जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो जानबूझ के आपके जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनिपुलेट करती है, उनको बदलती है। क्यों बदलती है? तो कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए वो अपने अकाउंट्स को बदलती है। जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो जानबूझ के किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, कोई स्पेसिफिक काम के लिए मैनेजमेंट जो है वो जानबूझ के आपके अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है, चेंज करती है। क्यों चेंज करती है? एक तो ज़्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए, टू शो हायर प्रॉफिट्स। ओके, या तो फिर कम प्रॉफिट्स दिखाने के लिए, टू शो लोअर प्रॉफिट्स। ओके, अभी ज्यादा प्रॉफिट और कम प्रॉफिट जानबूझ के आप दिखाते हो। जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा उससे एक तो आप ज्यादा प्रॉफिट दिखाओगे अकाउंट्स में, या तो फिर जो भी आपको एक्चुअल प्रॉफिट हुआ होगा उससे कम प्रॉफिट आप दिखाओगे। अब इसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखाने और कम प्रॉफिट दिखाने के पीछे जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्यों ऐसा करती है मैनेजमेंट? तो जब भी ज्यादा प्रॉफिट होता है दिखाना पड़ता है हमको, जब हम ज्यादा प्रॉफिट दिखाते हैं तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? तो दीज आर दी रीजंस क्यों वो मैनेजमेंट जो है वो ज्यादा प्रॉफिट दिखाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी कंपनी को लोन चाहिए, बैंक से लोन चाहिए आपको, तो जो बैंक्स होगी वो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगी कि आपकी जो कंपनी है वो कितनी प्रॉफिटेबल है, उसका कितना सेल है, वगैरह वगैरह। ओके, तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जितनी अच्छी रहेगी उतनी ज्यादा लोन आपको मिल पाएगी। ओके, और अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक ठाक है या इतनी कुछ अच्छी नहीं है, इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, तो बैंक्स जो है वो आपको ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं प्रोवाइड करेगी। और लोन प्रोवाइड भी अगर करती है बैंक, तो जो बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा वो हायर होगा आपके लिए। ओके, तो ऐसा ना हो बैंक जो है वो आपको ज्यादा से ज्यादा लोन प्रोवाइड कर सके या एग्जिस्टिंग लोन आपको बढ़ा के मिल सके, इसलिए आप क्या करते हो कि जानबूझ के आपके कंपनी के प्रॉफिट्स को क्या करते हो, उसको मैनिपुलेट करके आप ज्यादा दिखाते हो। ओके, जिसकी वजह से बैंक को ऐसा लगता है आपका बैलेंस शीट देख के कि आपकी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा है। अगर आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है तो बैंक जो है वो आपको इजीली लोन दे देता है। ओके, तो ये एक रीजन होता है ज्यादा प्रॉफिट दिखाने का। सेकंड रीजन होता है टू मेंटेन द कॉन्फिडेंस ऑफ शेयर होल्डर। ये कल भी हमने डिस्कस किया था कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो आपके कंपनी में जो पैसा लगाते हैं तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी कंपनी अच्छे से परफॉर्म करे, अच्छा सा प्रॉफिट कमाए। ओके, आप जब भी किसी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे मैं अभी आपको कहूँ कि आपके पास लेट अस से सपोज यू आर हैविंग 1 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट। ओके, तो आप उसे किसी अच्छी
कंपनी में लगाओगे या किसी नई स्टार्टअप कंपनी में जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उसमें पैसा लगाओगे? ऑब्वियसली आप किसी अच्छी कंपनी में पैसा लगाओगे। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि हमारा जो पैसा है वो सेफ रहना चाहिए, हमारे पैसे पे हमको डिसेंट रिटर्न मिलना चाहिए। तो जैसे आप एक इन्वेस्टर हो वैसे बाकी आपके जैसे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करके उसका शेयर होल्डर बनते हैं। तो उनका कॉन्फिडेंस बना रहे कंपनी में, उनका कॉन्फिडेंस बना रहे, इसलिए कंपनी जो है वो जानबूझकर मैनिपुलेट करके कंपनी के हायर प्रॉफिट्स दिखाती है, ताकि इन्वेस्टर्स जो है उनको प्रॉफिट दिखते रहे कंपनी में, वो अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट बना के रखे। ओके। थर्ड होता है टू हाइक द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड इनेबल द सेल ऑफ सच शेयर्स एट हायर प्राइस। ये भी हमने कल डिस्कस किया था, आज फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि जानबूझ के आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हो। जितना अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप जब सीखोगे तो इसमें एक बात आप सीखते हो कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है ना कंपनी, जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उतना ही उसका शेयर का जो प्राइस रहता है, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स, तो कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ही ज़्यादा उस कंपनी के शेयर्स का मार्केट प्राइस होगा। ओके। कोई कंपनी है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट अगर कमाती है तो उनका मार्केट प्राइस बहुत अच्छा होगा। कोई कंपनी जो है वो खराब परफॉर्मेंस करती है, बुरी तरह परफॉर्म करती है, तो उनके शेयर्स के, कंपनी के मार्केट शेयर्स जो होंगे या प्राइस होगी वो एकदम से कम हो जाएगी। ओके। तो ये जो केसेस होते हैं इनको, ये मतलब कंपनी का जो मार्केट प्राइस होता है, शेयर्स का मार्केट प्राइस होता है, वो कहाँ से डिराइव होता है? तो कंपनी के प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी पे। तो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट क्या करती है, 2-3 साल तक प्रॉफिट जो है वो इन्फ्लेटेड फिगर्स पे दिखाती है, मतलब बहुत ज्यादा फिगर्स पे प्रॉफिट दिखाती है। तो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो कंपनी के शेयर्स खरीदने वाले लोग होते हैं, उनको एक ऐसा मैसेज जाता है कि ये जो कंपनी है इसको कंसिस्टेंटली पिछले 2-3 सालों से अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, कंपनी के शेयर के प्राइस जो है वो बहुत ऊपर जाते हैं। ओके। कंपनी का जो शेयर का प्राइस होता है वो बहुत ऊपर जाता है, और एक बार कंपनी के शेयर के प्राइस ऊपर चले गए तब ये जो मैनेजमेंट होती है ये अपने पास के जो शेयर्स होते हैं वो सेल कर लेते हैं। ओके। अभी ये मैनेजमेंट जो होगी, सपोज इन्होंने 10 रुपए में शेयर खरीदा होगा और फिर उन्होंने 2-3 साल तक प्रॉफिट दिखाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया और ये 10 रुपए का शेयर जो है वो एकदम से 75 रुपीज का हो गया। ओके। लोगों ने कहा कि बहुत अच्छा कंपनी है, इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो एकदम से 10 रुपए का शेयर जो है वो 75 रुपीज का हो गया। जैसे ये 75 का हो गया, मैनेजमेंट ने अपने शेयर्स जो है वो, टॉप मैनेजमेंट के लोगों के पास जो शेयर्स थे वो बेच डाले 75 में। ओके। और कितना रुपए का प्रॉफिट कमा लिया? सीधा एक शेयर के पीछे 65 रुपीज का प्रॉफिट खुद कमा लिया। ओके। तो ये एक तरीका होता है, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाओ और फिर अपने पास के जो शेयर्स है वो हायर वैल्यू पे बेच के आप जो है वो अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो इसके लिए मैनेजमेंट ये बहुत करती है। अगेन, टू गेट मोर कमीशन वेयर कमीशन इज कैलकुलेटेड ऑन प्रॉफिट अर्न। तो जैसे कि सपोज हमने कहा कि ये काम कौन करता है, अकाउंट्स के मैनिपुलेशन का काम टॉप मैनेजमेंट करती है। ओके। तो लेट अस से कि टॉप मैनेजमेंट में एक कंपनी है, उसकी जो टॉप मैनेजमेंट है, मतलब कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी 3 डायरेक्टर्स के पास है, डायरेक्टर 1, डायरेक्टर 2 एंड डायरेक्टर 3। ओके। और ये डायरेक्टर्स को ना सैलरी नहीं मिलती। इनका जब अपॉइंटमेंट हुआ था तब कंपनी के शेयर होल्डर्स ने कहा था कि भाई आपको सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन आपका जैसा परफॉर्मेंस रहेगा, मतलब कंपनी का जैसा परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपको परसेंटेज मिलेगा। ओके। मतलब सपोज कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी, ओके, इनको मिलने वाला रेम्यूनरेशन कैसा है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाएगी उसका 5% आपको मिल जाएगा। आप वो 5% जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। ओके। तो यहां पे सपोज कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है,
ओके, कंपनी अगर 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो 1 करोड़ के 5% के हिसाब से डायरेक्टर्स को कितना पैसा मिलना है? 5 लाख रुपए। बराबर है या नहीं? वैसे ही कंपनी अगर 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी क्या 5% मतलब 50 लाख रुपए डायरेक्टर्स को मिलेंगे। इन शॉर्ट, कंपनी जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाएगी उतना ज्यादा डायरेक्टर्स को पैसा मिलेगा। तो ऐसे केस में डायरेक्टर्स जो है वो जानबूझ के क्या करेंगे? ज्यादा पैसा कमाने के लिए कंपनी के प्रॉफिट को क्या करेंगे? इन्फ्लेट करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, कंपनी के प्रॉफिट को क्या करेंगे ये लोग? इन्फ्लेट करेंगे। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट पे ज्यादा से ज्यादा खुद के लिए कमीशन ले सके। ओके, तो ये कुछ केसेस होते हैं मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स के टू शो हायर प्रॉफिट्स। अभी हर टाइम अकाउंट्स का मैनिपुलेशन ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए ही होगा ये जरूरी नहीं है। ओके, कभी कभी अकाउंट्स का मैनिपुलेशन प्रॉफिट की फिगर्स को कम करने के लिए भी किया जाता है कि ज्यादा प्रॉफिट ना दिखाना हो आपको, तब भी आप अकाउंट्स का मैनिपुलेशन करते हो, अकाउंट्स में चेंजेस करते हो। तो वो कौन से केसेस होते हैं जिसमें आप कम प्रॉफिट दिखाते हो, वो हम डिस्कस करेंगे। फॉलोइंग आर द रीजंस बिहाइंड शोइंग लोअर प्रॉफिट। ओके, कम प्रॉफिट दिखाने के पीछे के ये है कुछ रीजंस, 3 रीजन दिए हैं। पहला, टू अवॉइड और टू रिड्यूस द डायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द कंपनी, जैसे कि इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी आप लोग पढ़ते हो। इनकम टैक्स जो होता है वो किस पे चार्ज होता है? इनकम पे होता है। ओके, और कंपनी का इनकम मतलब क्या होता है? कंपनी का प्रॉफिट। अब कोई भी कंपनी हो उसको अपने इनकम पे 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट, अपना जो प्रॉफिट होता है उस पर 30% इनकम टैक्स पे करना होता है। मतलब कंपनी जितना भी पैसा कमाती है उस पर 30% के रेट से उनको टैक्स पे करना होता है। कंपनी को इंडिविजुअल्स के जैसे स्लैब नहीं होते कि 2.5 लाख तक को इनकम नहीं, फिर 5 लाख से आगे 20% इनकम, फिर 10 लाख के आगे 30% इनकम। हम लोगों ने जो इनकम टैक्स में सीखा है ना, वैसे स्लैब्स कंपनी को नहीं होते। कंपनी को एक ही रेट होता है। आप 100 रुपया भी कमाते हो तो आपको 30 रुपये टैक्स पे करना है। आप 1 करोड़ रुपया कमाते हो तो आपको 30 लाख रुपए टैक्स पे करने हैं। ओके, उनको कोई एग्जेम्पशन लिमिट वगैरह नहीं होता। तो 30% टैक्स प्लस सरचार्ज वगैरह का जो अमाउंट होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है। तो हर टाइम कंपनी, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ टाइम में कंपनी क्या करती है, स्पेशली जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है जिनमें बाहर के लोगों का ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, वो जानबूझ के अपने प्रॉफिट को है ना कम दिखाती है। कम क्यों दिखाती है? ताकि ज्यादा इनकम टैक्स पे ना करना पड़े आपको, आपका जो टैक्स का बर्डन है वो कम हो जाए। ओके, तो इसलिए कंपनीज जो है वो जानबूझ के अपना प्रॉफिट जो है वो कम दिखाती है। दूसरा एक रीजन है टू परचेज द शेयर्स एट लोअर प्राइस। ओके, अब ये जो है ये बिल्कुल उल्टा है जो ऊपर हमने पढ़ा था कि पहले प्राइस बढ़ाने की शेयर्स की और फिर मार्केट में बेचने का। ये ऊपर वाला जो कंडीशन है ये कब करते हैं मैनेजमेंट? ये कब करती है? जब हमारे पास खुद बहुत सारे शेयर्स है और वो शेयर्स हमको ज्यादा प्रॉफिट पे बेचने हैं, तब हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये जो है नीचे वाला जो है टू परचेज द शेयर्स एट लोअर प्राइस, ये कब करेंगे? जब हमारे पास शेयर्स कम है और हमें ज्यादा शेयर्स कंपनी के और शेयर्स हमको खुद खरीदने हैं, मैनेजमेंट को दूसरे लोगों के पास से शेयर्स निकलवा लेने हैं। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? जानबूझ के आपकी कंपनी का प्रॉफिट कम दिखाओगे। ओके, आप जानबूझ के कंपनी को लॉस मेकिंग कंपनी दिखाओगे कि भाई कंपनी को कुछ खास प्रॉफिट नहीं हो रहा, डिविडेंड नहीं डिक्लेयर कर पाओगे, फाइनेंशियल पोजीशन खराब है, ऐसे आप अकाउंट्स में दिखाओगे। इससे क्या होगा कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, ओके, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स जो है वो बेच देंगे। ओके, existing shareholders will sell their shares। खुद के शेयर्स वो लोग बेच देंगे। ऑब्वियसली आप बेचोगे। सपोज आपने 1 लाख रुपया
लेके किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं और 2-3 साल हो गए, आपको 1 लाख रुपए पे कोई भी डिविडेंड नहीं मिल रहा, ओके, कंपनी बोल रही है कि हमको नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो आप पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करके रखूंगा? आप क्या कहोगे कि भाई मेरे शेयर्स बेच दो, मैं किसी दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूंगा जहां से मुझे प्रॉफिट मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने कंपनी के शेयर्स जो है वो बेच देंगे। ओके, वंस दे सेल ऑफ दिस शेयर्स, ये शेयर किसको बेचे जाएंगे? तो अब ये शेयर्स जब मार्केट में बिकने के लिए निकलेंगे, तब टॉप मैनेजमेंट जो होगी, ओके, टॉप मैनेजमेंट के जो लोग होंगे वही इन शेयर्स को परचेस कर लेंगे एट लोअर प्राइस। लोअर प्राइस क्यों? क्योंकि देखो, अगर कोई कंपनी है जिसके शेयर्स नहीं चल रहे, तो उसके शेयर की प्राइस भी क्या होगी, कम ही होगी। ओके, अगर कोई अच्छी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो उसके शेयर्स की प्राइस बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई लॉस मेकिंग कंपनी है या कोई पुअर परफॉर्मिंग कंपनी है तो उनके कंपनी के शेयर्स के प्राइस कम होंगे। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करती है, जानबूझ के खराब परफॉर्मेंस दिखाती है अकाउंट्स का, ताकि कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिर जाए, और जैसे ही कंपनी के शेयर्स के प्राइस गिरते हैं, वो बाकी शेयर होल्डर्स के पास से कंपनी के शेयर्स जो है वो खरीद लेते हैं खुद के बेनिफिट के लिए। ओके, सो दिस इज द सेकेंड रीजन। थर्ड है to give the wrong impression to other competitors about the business। okay, ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कोई भी बिजनेस अगर आप देखिए कि अगर वो बिजनेस बहुत अच्छा चलता है, ओके, कोई भी बिजनेस अगर बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा उसमें प्रॉफिट कमाते हो, ओके, तो बहुत सारे लोगों के ध्यान में वो बिजनेस आता है कि अरे ये ऐसा कोई बिजनेस शुरू किया ना तो इसमें अच्छा प्रॉफिट है, ओके, इसमें अच्छा प्रॉफिट है। तो क्या होगा, आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया है और वो बहुत अच्छे से चलने लग गया, तो विद इन अ पीरियड ऑफ 2 to 3 years बहुत सारे दूसरे बिजनेसमैन ABCDE ऐसे अलग अलग लोग भी आपका जैसा ही बिजनेस शुरू करके बैठ जाएंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। ओके, और जहां पे कंपटीशन बढ़ गया वहां पे आपका जो बिजनेस होता है वो क्या हो जाता है, बिजनेस होता है डिक्लाइन, और बिजनेस से होने वाले प्रॉफिट्स भी होते हैं डिक्लाइन। ओके, जहां पे कंपटीशन बढ़ गया वहां पे क्या हो गया, बिजनेस के जो आपका टर्नओवर है वो भी स्टेबल हो जाता है और प्रॉफिट्स भी कम हो जाता है, क्योंकि आप फिर compete करने लगते हो दूसरे लोगों के साथ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। ओके, आपने मार्केट के ये कुछ सीखे होंगे, परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट, ऑलिगोपोली मार्केट, डुओपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में या कहीं पे आपने ये सीखा होगा। तो जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन या डुओपोली मार्केट होती है, एक और दो सेलर्स होते हैं, वहां पे सेलिंग प्राइस बहुत होती है और प्रॉफिट भी काफी कमाते हैं वो लोग। लेकिन जहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है, जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन की तरफ आप जैसे जैसे जाते हो वैसे वैसे प्रॉफिट्स जो है वो कम होते जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए मैनेजमेंट जो होती है, कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है, वो जानबूझ के अपना प्रॉफिट जो है वो कम दिखाते हैं, जिससे जो कॉम्पिटिटर्स हो उनको एक गलत इंप्रेशन जाए कि अरे ये बिजनेस में कोई दम नहीं है, देखो ये बस ये पर्सन भी इतने लाखों करोड़ों की मशीन्स लेके, फैक्ट्री लेके बिजनेस शुरू करके बैठा है और कुछ भी नहीं कमा रहा उसमें से। ओके, तो ऐसी अगर आप आपकी पोजीशन दिखाओगे मार्केट में, तो कोई भी पर्सन आपके साथ आपके जैसा बिजनेस ओपन नहीं करेगा और आप अकेले आपका बिजनेस जो है वो कर पाओगे। तो कम प्रॉफिट्स दिखाने के पीछे ये भी एक रीजन होता है। ओके, सो यहाँ पे हम लोगों ने मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स जो थे वो खत्म किए। उसमें दो टाइप के मैनिपुलेशन होते हैं, फर्स्ट शोइंग हायर प्रॉफिट्स, सेकंड शोइंग लोअर प्रॉफिट्स। अब मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स हमारा डिस्कस हो चुका था कि ऑडिटर जो है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करता है। अब ऑडिटर नहीं, टॉप मैनेजमेंट जो है वो अकाउंट्स को मैनिपुलेट करती है ताकि प्रॉफिट को कम दिखाया जा सके या ज़्यादा दिखाया जा सके। अब ये किस तरीके से होता है? अब ओके, मैनिपुलेशन करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा दिखाते हो, प्रॉफिट कम दिखाते हो, ठीक है, लेकिन क्यों होता है ये? वाई सच मैनिपुलेशन इज डन? ओके, हाउ सच मैनिपुलेशन इज डन? तो उसके लिए हम सीखेंगे मैनर ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। ओके, किस तरीके से अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं। सबसे मेजर तरीका है विंडो ड्रेसिंग का।
दूसरा तरीका होता है कि आपके पास आप कुछ सीक्रेट रिजर्व्स रखिए और उन सीक्रेट रिजर्व्स को यूज कीजिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। और तीसरा तरीका होता है आपके पास जो कच्चा सामान है, रॉ मटेरियल है, उनको यूज कीजिए प्रॉफिट को कम या ज्यादा दिखाने के लिए। ओके, तो ऐसे 3 तरीके होते हैं जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प करके आप अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो एक एक करके हम ये जो मेथड्स है ये सीखेंगे। फर्स्ट मेथड है विंडो ड्रेसिंग। ओके, विंडो ड्रेसिंग मतलब क्या होता है, कोई बता पाएगा? इसका कोई मीनिंग बता पाओगे? व्हाट इज द विंडो ड्रेसिंग? विंडो ड्रेसिंग किसको कहते हैं कि भाई ठीक है, कोई एक जैसे कोई घर होता है या कोई दुकान होती है। ओके, तो अभी मैं ऑडिटिंग के टर्मिनोलॉजीज पे नहीं बता रहा आपको। कोई घर होगा या कोई सपोज कोई दुकान होगी, उनका खुद का एक ऐसा डिस्प्ले एरिया होगा। ओके, जिसमें वो कुछ अच्छी अच्छी चीजें रखेंगे ताकि शॉपकीपर्स जो कस्टमर्स होते हैं उनको पता चल सके कि ये दुकान में क्या बिकता है या इस जगह पे क्या सेल होता है। तो ऐसे केसेस में विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि जानबूझ के आप अच्छी अच्छी चीजों को आपके घर के या आपका शॉप के विंडो के पास या जो डिस्प्ले की जगह है वहां पे अच्छी अच्छी चीजें रखोगे ताकि बाहर से जाने वाले पर्सन को ऐसा लगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी शॉप है। ओके, लेकिन एक बार अंदर गए आप शॉप के तो आपको कुछ अलग ही पिक्चर नजर आएगा। ओके, तो इस तरीके से विंडो ड्रेसिंग होती है। विंडो ड्रेसिंग में क्या होता है कि आप आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स को बाहर से, मतलब आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को और आपकी बैलेंस शीट को बहुत अच्छे से आप उसमें फिगर्स दिखाओगे। एकदम से सेल्स आपके बहुत ज़्यादा दिखेंगे, फिर रॉ मटेरियल बहुत सारा वैल्यू पे दिखेगा आपको, और ये सब देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होगा, इतना इतना स्टॉक है इनके पास, इतना ज़्यादा सेल है, तो प्रॉफिट भी अच्छा हो रहा है। ये सब क्या हो रहा है एक्चुअल में, ये विंडो ड्रेसिंग होती है। जब आप एक्चुअल में वो कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे या जब आप उनके कंपनी के एक्चुअल में बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखोगे तो आपको एक अलग ही दूसरा खराब वाला पिक्चर नजर आएगा। लेकिन आपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट इतने अच्छे से किया है कि आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस देखने पे सामने वाले को ऐसा लगेगा कि कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रही है, कंपनी जो है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है। ओके, तो ये जो प्रोसेस होता है कंपनी के अकाउंट्स को इस तरह मैनिपुलेट करना कि वो बहुत अच्छे दिखे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। ओके, और कुछ स्टेप्स, कुछ प्रोसेसेस होती है, कुछ तरीके होते हैं विंडो ड्रेसिंग के, वो एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एक होता है अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फिर होता है परचेसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर मे बी डिफर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, चार्जिंग revenue expenses as capital expenses, and finally sale and other income of preceding year may be shown as sale of the current year। अब ये विंडो ड्रेसिंग समझने के लिए आपका जो अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको अकाउंटिंग एंट्रीज अच्छे से समझ में आती हैं तो आपको ये विंडो ड्रेसिंग जो है ये बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी और आपको इमीडिएटली आपको उसको रिकॉल भी करते आएगा। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि विंडो ड्रेसिंग किस तरीके से की जाती है। पहला तरीका क्या है विंडो ड्रेसिंग का, वो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उस क्वेश्चंस का आपने मुझे जवाब देना है। क्लोजिंग स्टॉक कहां पे दिखता है? फाइनल अकाउंट जब आप बनाते हो तो क्लोजिंग स्टॉक कहां कहां पे दिखता है? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट के कहां पे? एसेट साइड। एसेट साइड नहीं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड पे दिखता है। ओके, इसको मैं कहूंगा यहाँ पे CL, क्लोजिंग स्टॉक। और ट्रेडिंग अकाउंट में कहां पे दिखता है? डेबिट साइड में। पक्का डेबिट के क्रेडिट?
क्रेडिट। डेबिट। क्रेडिट। डेबिट कौन बोल रहा है? ओके, क्रेडिट में दिखता है बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक, अब एक्चुअल में, अभी आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक्चुअल में आपका क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए था। ओके, बाकी सब चीजें वैसे ही रखते हैं हम। सेल्स था 1000 रुपए, छोटी छोटी फिगर्स दे रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। परचेसेस था, सेल्स था 1000, परचेसेस थे 500 और दूसरे एक्सपेंसेस थे 200। ओके, तो यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? 400। 400। देखो ये 1100 आ रहा है और यहाँ पे भी 1100 आ रहा है और ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 400। अब मैं सिर्फ एक छोटी सी एडजस्टमेंट यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ना, इसको ओवर वैल्यूड दिखा देता हूँ। मतलब मैं ऐसा दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास 100 रुपए का जो है वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। मेरे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है वो लेटेस्ट से 200 रुपए का है। तो अब यहाँ पे टोटल हो जाएगी 1100 से जगह पे ये टोटल हो जाएगी 1200 हो जाएगी। ओके, ये टोटल भी 1200 हो जाएगी और ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के कितना हो जाएगा? 400 से कितना हो जाएगा अभी? 500। मतलब मैंने यहाँ पे सिर्फ मेरे क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू करके मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दिया। समझ में आ रहा है? मतलब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, भाई मेरा क्लोजिंग स्टॉक 100 रुपए का था, मैं अकाउंटेंट को बोलूंगा कि अरे काय का 100 रुपए का था, वो तो 2 साल पहले सामान लिया था, आज तो मार्केट प्राइस की वैल्यू तो 200 रुपए उसकी, चलो उसको 200 रुपए पे दिखाओ। ऐसे विंडो ड्रेसिंग करके मेरे स्टॉक को, 100 रुपए के स्टॉक को 200 रुपए पे दिखा के मेरा प्रॉफिट जो है वो बढ़ा दूंगा। ओके, तो ये क्या हो गया? मेरी विंडो ड्रेसिंग हो गई। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के हिसाब से इन्वेंट्री विल ऑलवेज बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। अकाउंट्स में सीखा होगा आपने, AS2 पढ़ा होगा इन्वेंट्रीज पे, पढ़ा है क्या? पढ़ा था सर लेकिन याद नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अकाउंटिंग जो कन्वेंशंस थे वो आपने यहाँ पे फॉलो नहीं किए। आपने क्लोजिंग स्टॉक जो था वो कॉस्ट पे वैल्यू करना था, लेकिन आपने क्लोजिंग स्टॉक जो है वो मार्केट प्राइस पे वैल्यू कर दिया, ओवर वैल्यू कर दिया क्लोजिंग स्टॉक को, जिसकी वजह से आपने क्या किया, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया। ओके, अब एक्चुअल में आपका 500 रुपया थोड़ी प्रॉफिट है, आपको प्रॉफिट जो है वो 400 रुपये है, लेकिन यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन की वजह से आपका प्रॉफिट जो है वो बड़े चढ़े अमाउंट पे दिख रहा है। अब देखने वाले को तो ऐसा ही लगेगा कि भाई नहीं, सही में प्रॉफिट अच्छा है, 500 रुपया प्रॉफिट है। उसको क्या मालूम है कि आपने क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू किया है। ओके, ये तो कब समझेगा? जब आपका ऑडिट होगा, तब वो ऑडिटर देखेगा कि आपने इन्वेंट्री कैसे वैल्यू की। अगर आप ऑडिट ही नहीं कर पाते या ऑडिट करवाते ही नहीं हो तो किसी को क्या समझने वाला है कि आपने यहाँ पे विंडो ड्रेसिंग की है। ओके, सो ये एक तरीका है आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने का। वैसे ही एक और तरीका होता है, सेकंड जो है वो डिस्कस करते हैं उसको भी, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज और ओवर वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। ओके, अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, एक बार हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में एक यहाँ पे लायबिलिटीज होती हैं और यहाँ पे एसेट्स होते हैं। ओके, लेट अस मेक सम एसेट्स, जैसे कि प्लांट, फिर मशीन, डेटर्स एक्सेट्रा। 1000 रुपए का प्लांट है। ओके, 1000 रुपए का मशीन है और 1000 रुपए का डेटर्स है। वैसे ही कैपिटल है आपका कुछ तो भी, और प्रॉफिट होगा, और यहाँ पे लायबिलिटीज होगी, सपोज क्रेडिटर्स। ओके, अब यहाँ पे अंडर वैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटीज, जब भी आप लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू करते हो, पहले तो हर एक चीज का 2 इफेक्ट होता है। मैं इसका दूसरा इफेक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको सिर्फ बैलेंस शीट का इफेक्ट बता रहा हूँ, प्रॉफिट पे किस तरह गिरेगा। इसका सेकंड इफेक्ट बराबर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता ही होगा।
सपोज आपके क्रेडिटर्स जो थे वो ओरिजिनल फिगर्स पे 1000 और कैपिटल है लेटस से आपका 3000। ओके, तो यहाँ पे इम्पैक्ट क्या होगा, बैलेंस शीट अगर टैली ही होने वाली है तो प्रॉफिट आपका दिखेगा 1000 रुपये के आसपास। ओके, तो आप कहोगे कि एक्चुअल में कुछ तो भी गड़बड़ हुई है, यहाँ पे 3000 दिखाया मैंने, तो एक काम करते हैं प्लांट को 3000 दिखा देते हैं। ओके, अब ये टैली हो रहा है, देखो 5000 एसेट साइड पे है, 5000 लायबिलिटीज साइड पर है। अभी मुझे अगर यहाँ पे किसी टाइप का मैनिपुलेशन करना है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, तो मेरे पास यहाँ पे दो चीजें हैं। एक तो मैं लायबिलिटीज को अंडर वैल्यू करूंगा, मतलब लायबिलिटीज की वैल्यू रिड्यूस करूंगा, जितनी है उससे नीचे लायबिलिटीज को शो करूंगा, या तो फिर डेटर्स को या जो भी हमारे एसेट्स है उनकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा। ओके, ये दोनों चीजें में से कुछ भी करूंगा मैं तो इसका इम्पैक्ट जो है वो प्रॉफिट पे होता है। देखो, अगर मैंने क्रेडिटर्स 1000 से कम करके, ओके ये क्रेडिटर्स मैंने 1000 से कम करके लेटस से, ये अभी रब नहीं होगा यहाँ पे, 500 कर दिया अगर, ओके क्रेडिटर्स को मैंने अगर 500 कर दिया, तो प्रॉफिट टैली करने के लिए अब कौन सा कैपिटल तो नहीं चेंज होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो 1500 दिखेगा। आपका प्रॉफिट जो है वो 1500 दिखेगा क्योंकि टैली होना है उसके। ये मतलब ये सिर्फ बैलेंस शीट पे नहीं होता है, ये पूरा इम्पैक्ट जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे भी होता है। हम सिर्फ यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर ये टैली करना है तो अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट में आएंगे। 500 प्लस 1500 प्लस 3000, दो आपका क्या हो गया 5000 पे बैलेंस शीट टैली हो। तो कोई भी टाइप का एडजस्टमेंट अगर आप यहाँ पे करते हो तो उसका आखिरी इम्पैक्ट क्या होता है, प्रॉफिट पे गिरता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लेटस से क्रेडिटर्स वैसा क्या वैसा ही छोड़ा, आपने एसेट को ओवर वैल्यू कर दिया। ओके, एसेट को ओवर वैल्यू कैसे कर दिया, जो 1000 की मशीन थी ना वो आपने उसको 2000 की मशीन दिखा दी, तो अब ये बैलेंस शीट जो है वो 5000 से बढ़ के 6000 का हो गया है। ओके, और 6000 करने के लिए प्रॉफिट जो है वो आपका प्रॉफिट का फिगर बढ़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट या क्रेडिट साइड पे इसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा आपको, मशीन आपने अगर ओवर वैल्यू की है तो ऑब्वियसली आपका जो प्रॉफिट का फिगर है वो 1000 से बढ़ के 2000 हो जाएगा, प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा। ओके, दोनों ही केसेस में प्रॉफिट जो है वो आपका बढ़ रहा है। पहले केस में 1500 हो रहा था जब क्रेडिटर्स की वैल्यू कम की थी तब, और दूसरे केस में एसेट्स की वैल्यू जब मैं ओवर वैल्यू कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तब भी क्या हो रहा है, प्रॉफिट का फिगर जो है वो बढ़ रहा है मेरा। ओके, तो ये तरीके हैं मेरा प्रॉफिट को इंक्रीज करने के, ये विंडो ड्रेसिंग का अगेन एक तरीका है। ओके, वैसे ही थर्ड जो है वो देखो, परचेसेस एंड एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर मे बी डिफर्ड टू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि मुझे अभी एक बात बताओ, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, 50,000 रुपीज के एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस आपने 2019-2020 में किए। ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे कहाँ दिखेगी, डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। डेबिट में। करेक्ट, ये खर्चा है तो डेबिट साइड में दिखेगा। अब ये जो 50,000 की एंट्री आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रखोगे, इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। ओके, कैसे कम होगा, देखो कि ये आपका प्रॉफिट, हाँ एक्सपेंसिव हो, सपोज ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस है और ये आपने ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो नीचे लाया हुआ है, लेटस से 5 लाख रुपए का ग्रॉस प्रॉफिट है। ओके, और कुछ दूसरे एक्सपेंसेस है जैसे सैलरीज, एक्सपेंसेस, दूसरे एक्सपेंसेस ऐसे कुछ तो भी है यहाँ पे, ये सैलरी 2 लाख रुपए की है।
और 1 लाख रुपए के कुछ दूसरे एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पे अभी प्रॉफिट कितना दिखेगा? अभी मैंने अगर प्रॉफिट कैलकुलेट करने गया तो कितना नेट प्रॉफिट कितना दिखेगा? 2 लाख। 2 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट दिखेगा। अब मैं यहाँ पे अगर एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस डाल देता हूँ बीच में, जो हुए हैं मेरे, वो मैं अगर डाल देता हूँ 50,000 रुपीज के, तो मेरा प्रॉफिट कितना दिखेगा? 1.5 लाख। 1.5 लाख। अब मुझे क्या करना है इस साल, लेकिन प्रॉफिट बढ़ाना है। ओके, मुझे क्या करना है इस साल? प्रॉफिट बढ़ाना है। तो मैं ये जो खर्चा हुआ है ना 1920 का, इसको ऐसे दिखाता हूँ कि ये खर्चा पूरा इस साल के लिए नहीं हुआ। ओके, मैं इसको ऐसा दिखाऊंगा कि ये पूरा 1920 के लिए नहीं हुआ। 1920 में 25,000 का खर्चा हुआ है, और बाकी का जो 25,000 है वो अगले साल 2020-21 के लिए हुआ है। ओके, 2020-21 के लिए हुआ है। उसको मैं कहता हूं कि वो क्या है, मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस है। अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम डेबिट साइड में जब फाइनल अकाउंट्स करते हैं तो? लेस करते हैं, बराबर के नहीं? और सेकंड इफेक्ट क्या दिखाते हैं उसका? एसेट। असेट साइड में। एसेट साइड पे दिखाते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, विंडो ड्रेसिंग में एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस जो 50,000 के थे, उसमें से ऐसा कहूंगा कि भाई 25,000 इस साल के थे और 25,000 प्रीपेड है, पहले से दे के रखे मैंने। ओके, और उसको मैं कन्वीनियंटली एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस के 50,000 में से कम करके ये वैल्यू सिर्फ 25,000 पे दिखाऊंगा, और एसेट साइड पे 25,000 रुपए प्रीपेड दिखा दूंगा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो 1,50,000 होना था वो अभी दिखेगा 1,75,000। ओके, बढ़ा कि नहीं बढ़ा मेरा प्रॉफिट 25,000 से? सिंपल अकाउंटिंग एडजस्टमेंट मैंने की, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट जो है वो इमीडिएटली 25,000 से बढ़ गया। तो अगेन ये क्या हुआ? विंडो ड्रेसिंग। ओके, इस तरीके की विंडो ड्रेसिंग से इसको क्या कहते हैं कि भाई जो खुद इस साल के परचेसेस और एक्सपेंसेस है उसको आप अगले साल के लिए डिफर कर दो, ऑटोमेटिकली आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हो जाएगा। वैसे ही कुछ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए जिसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देते हो। ओके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखा देते हो। फॉर एग्जाम्पल, ₹1,00,000 का आपका खर्चा हुआ है पिछले साल। फैक्ट्री की जो आपकी बिल्डिंग थी उसको आपने कलर किया, व्हाइट वॉश किया या कलर किया। अब ये मुझे बताओ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? आपको पता है कि फर्क क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में? शायद मैंने टैक्सेशन पढ़ाते वक्त बताया आपको, जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताया था कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या फर्क होता है। कोई बता पाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ बोलो। देखो, इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जिसको जो एक्सपेंडिचर करने पे कोई नई एसेट तैयार होती है, आपकी बैलेंस शीट में कोई नई एसेट आती है, उस एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और ऐसा खर्चा जिसको करने पे नया एसेट नहीं तैयार होता उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। ओके, कोई नया एसेट अगर तैयार हो रहा है आपके पास तो उसको आप, उस खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कहोगे। जैसे कि सपोज आपके पास एक घर था, 2 मंजिला इमारत थी वो, और आपने एक एडिशनल फ्लोर कंस्ट्रक्ट किया। ओके, 10 लाख रुपया खर्चा करके आपने जो आपका 2 फ्लोर का घर था उसको आपने 3 फ्लोर का घर बना दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक नया फ्लोर जो है वो आपने एग्जिस्टेंस में लाया है। ओके, तो वैसे ही आप मुझे फैक्ट्री बिल्डिंग के बारे में बताओ कि क्या यहाँ पे कोई नई चीज रेडी हो रही है क्या? नहीं। नहीं। नहीं।
ओके आपकी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री थी उसको आपने कलर किया है जस्ट, ओके कुछ नया थोड़ी हो रहा है वहां पे। आपकी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री थी वो वैसी की वैसी है, ना उसकी आपने कुछ साइज बढ़ाई, ना उसमें कोई एडिशन किया, कुछ नहीं, जस्ट उसको कलर किया। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा क्या? नहीं कहलाया जाएगा। इसको कहाँ पे दिखाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। ओके इसको कहाँ दिखाएंगे हम? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। और अगर ये एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाती है तो 1,00,000 रुपए से आपका प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये खर्चा है। ओके लेकिन अगर आप इस एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखाते हो तो ये चीज जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना जाते हुए आपकी बिल्डिंग की वैल्यू में ऐड हो जाएगी। एसेट साइड पे जो आपकी बिल्डिंग होगी, सपोज आपकी बिल्डिंग की वैल्यू है, बैलेंस शीट का ये एसेट साइड है, यहाँ पे आपकी बिल्डिंग है लेट अस से 25 लाख की। तो ये जो 25 लाख की बिल्डिंग की वैल्यू है ना, इसमें ये ऐड हो जाएगा अगर आप इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करते हो तो। ओके अगर ट्रीट करते हो तो, और इसका बेनिफिट क्या होगा कि 1,00,000 रुपए का खर्चा आपके प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं दिखेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 1,00,000 रुपए से ज्यादा दिखेगा। अगर आप आपके बिजनेस का ऑडिट नहीं कर पा रहे हो तो किसी को नहीं समझेगा कि आपने क्या किया है यहाँ पे एडजस्टमेंट। आपकी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देख के तो लगेगा कि ओके बिल्डिंग भी है इनके पास 26 लाख की, प्रॉफिट भी ज्यादा हो रहा है। उनको जो लेमैन है, जो आपका पहली बार कोई पर्सन जो आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट देख रहा है, उसको थोड़ी ना ये बात पता चलेगी कि आपने एक्चुअल में फैक्ट्री बिल्डिंग को कलर किया है, सिर्फ आपने नया कोई बिल्डिंग नहीं खड़ा किया। ओके ये कब समझेगा? जब आप थरो ऑडिट करोगे ऑडिटर के पास से, और ऑडिटर ने अगर ये चीज निकाली, ध्यान से देख के चेकिंग करके निकाली, तो ही ये चीज सामने आएगी, नहीं तो ये सामने आएगी ही नहीं। अगेन ये क्या हुआ? एक टाइप का विंडो ड्रेसिंग। लास्ट है सेल एंड अदर इनकम्स ऑफ प्रीसीडिंग ईयर। अभी देखो ऊपर हमने क्या किया था, इस साल के खर्चे को अगले साल ढकला था ताकि प्रॉफिट कम हो। वैसे ही पिछले साल की इनकम को इस साल में दिखाना, जिससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है। अगेन आपको बोलने को होता है कि हमारा इतना इतना सेल हुआ इस साल और इतना इतना प्रॉफिट हुआ है। ओके तो ये जो कुछ तरीके हैं, ये तरीके हैं आपके विंडो ड्रेसिंग के तरीके। ओके तो आज हम यहीं पे रुकेंगे। और दो तरीके हैं यहाँ पे, स्टॉक में भी अंडर और ओवर वैल्यूड, और सीक्रेट रिजर्व्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स। तो आपके पास नोट्स तो आ ही गई होगी, मैंने आपको कल लिंक दी मेरे साइट की। अगर नोट्स नहीं आई होगी तो आपने इसका स्क्रीनशॉट निकलवा लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये 2 पॉइंट्स जो है ये आपको मैं होमवर्क में ले रहा हूँ, आप में से किसी को ये एक्सप्लेन करने होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें ये पढ़ के आना है, सीक्रेट रिजर्व्स फॉर प्रीवियस ईयर क्या होता है और उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है, उसकी हेल्प लेके आप किस तरह इस साल के प्रॉफिट को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हो, और वैसे ही स्टॉक की मदद से आप किस तरह आपके प्रॉफिट को इन्फ्लेट या डिफ्लेट कर सकते हो, ये भी आपको पढ़ के आना है। तो यहाँ पे मैं लेक्चर रोक रहा हूँ, क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है हमारे भी। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो गए तो आप मुझे पूछ सकते हो।